हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अब तक मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो शासकों से संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चाहे वो सल्तनत कालीन शासक रहे हों या फिर मुगल कालीन शासक रहे हों, उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सेगमेंट जो कि होगा सल्तनत कालीन संस्कृति। जब सल्तनत कालीन संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग मुगल कालीन जो संस्कृति रही है उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहे हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सल्तनत कालीन संस्कृति में पहला यहाँ पे जो सेगमेंट है वो है प्रशासन से संबंधित। तो देखिए प्रशासन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन दिए गए उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि दिल्ली सुल्तानों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कैसी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। तो उन्होंने स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था को स्टार्ट किया था, मतलब जिसकी जैसे शक्ति थी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने शासन किया हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन का प्रधान कौन होता था। तो ये सुल्तान होते थे। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिल्ली सुल्तानों की राज्य जो सत्ता थी उसका मूल स्रोत क्या था। तो ये थी सैन्य शक्ति, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो इनकी राज्य था, मतलब इनका जो सुल्तानों का राज्य था इसका अगर मूल स्रोत पूछा जाए तो मूल स्रोत इसका था सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति के बल पर इन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सल्तनत काल के जो अधिकांश अमीर हैं एवं सुल्तान हैं किस वर्ग से संबंधित थे ये। तो ये तुर्क वर्ग से संबंधित थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सल्तनत कालीन प्रशासन में वो 4 प्रमुख मंत्री कौन थे जिनके ऊपर सल्तनत का संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा टिका रहता था। तो ये 4 अधिकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो पहले अधिकारी हैं, इनका नाम है दीवान विजारत, दूसरे हैं दीवान अर्ज, तीसरे हैं दीवान इंसा और चौथे हैं दीवान रसालत। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि सल्तनत की जो केंद्रीय सरकार थी इसमें कौन अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता था। तो ये होता था नायब ए मुल्क। याद रखिएगा जो नायब ए मुल्क होता था ये सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सल्तनत काल में राज्य का प्रधानमंत्री क्या कहलाता था। तो इसको वजीर कहा जाता था। वजीर कौन होते थे। तो ये राज्य के प्रधानमंत्री होते थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इतिहासकार ने लिखा है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व जो है वो व्यर्थ है। तो ये कहा था वर्णी ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वजीर का कार्यालय क्या कहलाता था। तो इसको दीवाने वजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दीवाने वजारत। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली सुल्तानों के राज परिवार के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। तो इनको वकील ए दर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के 3 सबसे प्रमुख अंग जिसको हम लोग एकता, सेना और मुद्रा कहते हैं इस प्रणाली को सुव्यवस्थित किया था। ये किया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तुर्कान ए चेहलगानी का गठन किसने किया था। तो ये किया था इल्तुतमिश ने। अगले में कह रहा है किसने सुल्तान इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का कार्यवाहन किया था। तो ये किया था निज़ाम उल्क मोहम्मद जुनैदी ने। तो ध्यान दीजिएगा जो मोहम्मद जुनैदी हैं ये इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो निज़ामुद्दीन जुनैदी हैं ये किसके वजीर थे। तो ये इल्तुतमिश के वजीर थे। अगले में कह रहा है सल्तनत काल में किसे रावत ए अर्ज की पदवी दी गई थी। तो ये दी गई थी इमादुल मुल्क को। किसको दी गई थी, इमादुल मुल्क को। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राजा देवत्व का अंश होता है उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। यह कह रहा है यह कथन किसका है। तो ये कथन है बलबन का अपने पुत्र जिसका नाम है बुगरा खां के प्रति, मतलब ये स्टेटमेंट उनके प्रति ये दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बलबन द्वारा शासक पद की शक्ति और प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए थे। तो इनके में उपायों में देखिए पहला उपाय ये किया गया था कि उसने अपने को पौराणिक नायब जिसको हम लोग अफराशिया वंश कहते हैं इसका होने का ये दावा करता था। मतलब जो अफराशिया वंश थे ये काफ़ी पौराणिक माने जाते हैं। तो इसी से बलबन अपने आप को जोड़ता था ताकि इसकी जो शक्ति है उसको स्थापित किया जा सके, मतलब कह सकें इसको कि एक तरह से इसको दैवी माना जाए। तो इसलिए इसने ऐसा किया था। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, इसी में कह रहा है कि इसने ईरानी दरबार के शिष्टाचार के तरीकों का अनुसरण कर अपने दरबार में किया था। मतलब जैसे शिष्टाचार जो ईरानी दरबार में होते थे उन्हीं का अनुसरण किया और उन सब चीज़ों को अपने दरबार में इसने लागू करवाया था। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति पर किया था। तो ये फारसी पद्धति पर किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फारसी पद्धति पर इसने जो अपना दरबार है उसका गठन किया था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बलबन द्वारा कौन सी प्रथाएं प्रचलन में लाई गई थी। तो इसके द्वारा बलबन ने जो सिजदा प्रथा लाई थी, सिजदा का मतलब होता है दंडवत होना, तथा पैपोश मतलब सम्राट के जो पैर हैं उनको चूमना,
इसकी प्रथा के प्रति जो सामान्य अभिवादन है, इसको दर्शाने के रूप में ये बलबन के द्वारा इसको आरंभ कराया गया था। मतलब जो सिजदा पापोश है, इसको बलबन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभुसत्ता पर, वो कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगले में कह रहा है मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ। या किसने कहा था? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो दीवान रियासत है, ये जो नामक पद होता था, इसका सृजन किसने किया था? इसका सृजन किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगले में कह रहा है कौन से अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित थे? तो ये थे दीवान रियासत, वरीद मंडी, शाहना मंडी। तो ये सब क्या हैं? ये सब बाजार नियंत्रण से संबंधित अधिकारी हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया गया था मलिक काफूर को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दीवान ए मुख्तसराज विभाग की स्थापना किसके लिए की गई थी या किस लिए की गई थी? तो बकाया जो लगान है उसकी वसूली के लिए दीवान मुख्तसराज जो है उसको स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व प्रणाली को सुधार करने के लिए किया गया था? तो ये किया गया था दीवान मुख्तसराज की। मतलब इसका काम क्या था? इसका काम था कि जो बकाया रहते थे उनकी वसूली की जाए। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दीवाने मुस्तखराज है किस विभाग से संबंधित था? तो ये भू राजस्व से संबंधित था। अगले में कह रहा है दिल्ली सल्तनत में सुहना नामक अधिकारी का काम क्या होता था? तो ये पुलिस विभाग का पर्यवेक्षक होता था। मतलब पुलिस का जैसे कह सकते हैं इस समय एसपी होते हैं, तो वैसे काम सुहना किया करता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सुल्तान ने अमीरों के मध्य समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के विषय में सही कथन दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि भू राजस्व में इसने वृद्धि की थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है गुप्तचर प्रणाली का इसने गठन किया था। तीसरा कह रहा है कि मद्य निषेध इसने लागू किया था। मतलब जो शराब है उसको पीने से मनाही कर दिया था इसने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राजवंश के अंतर्गत जो बिजारत है इसका चरमोत्कर्ष हुआ था? काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो तुगलक राजवंश है इसी के अंतर्गत जो बिजारत है इसका चरमोत्कर्ष हुआ था। अगले में कह रहा है वली और जो अमीर हैं इनके पदों को किसने पृथक करवाया? तो ये करवाया था मोहम्मद तुगलक ने। अगले में कह रहा है किस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विभाग मंत्रालय की स्थापना की थी? तो ये की थी मोहम्मद तुगलक ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत वली कौन था? तो ये एक प्रांतीय गवर्नर होता था। याद रखिएगा, जो वली है वो प्रांतीय गवर्नर होता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमीर ए सादा इसकी नियुक्ति जो है इसकी नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अगले में कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही जो कि कृषि विभाग था इसकी स्थापना की थी? तो ये स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। याद रखिएगा, जो दीवान ए कोही है जो कि एक कृषि विभाग है इसकी स्थापना की गई है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही का विभाग किस तरह के कार्य की देखरेख करता था? तो ये कृषि से संबंधित जो कार्य थे उनकी देखरेख करता था। अगले में कह रहा है दिल्ली सल्तनत में मुस्तौफी ए मुमालिक का कार्य किससे संबंधित था? तो ये लेखा परीक्षक से संबंधित था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दीवान इंसा किस विभाग से संबंधित था? काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो दीवान इंसा है वो पत्राचार विभाग से संबंधित है। अगले में कह रहा है कौन सल्तनत काल से शाही सचिवालय का व्यंजक था? तो जो दीवान इंसा होते थे ये सचिवालय के व्यंजक होते थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता था? तो इसको दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सल्तनत में किस शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो ये किया था फिरोज तुगलक ने। अगले में कह रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित विभाग कौन कौन से थे? तो इन्होंने स्थापित किया था दीवान खैरात, दीवान बंदगान और दारुल सफ़ा। इसको याद रखिएगा, दारुल सफ़ा जो है दीवान बंदगान है, दीवान खैरात। तो ये सब जो विभाग हैं फिरोज तुगलक के द्वारा इनको स्थापित करवाया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दासों के रख रखाव के लिए किसने अलग विभाग की स्थापना करवाई? थी ये करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगले में कह रहा है कि सुल्तान ने विवाह विभाग को स्थापित किया था? तो ये भी जो विवाह विभाग था ये स्थापित किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा पद या जिसको शब्द कहते हैं दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता था? तो गुप्तचरों को वरीद कहा जाता था। मतलब जो दिल्ली सल्तनत था
उस समय जो गुप्तचर होते थे उनको वरीद के नाम से पुकारा जाता था। अगले में कह रहा वरीद किसे कहते थे? सूचना पहुंचाने वाले जो गुप्तचर होते थे इन्हीं को वरीद कहा जाता था। अगले में कह रहा अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो इसको वरीद ए मामलिक कहा जाता था। अगले में कह रहा है अलम खाना किस विभाग से संबंधित था? तो ये पताकाओं से संबंधित विभाग था, मतलब जो पताका बनाए जाते थे जो रथों पे लगते थे उनसे ये संबंधित विभाग था। अब अगला देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि सल्तनतकालीन अधिकारियों का ऊपर से नीचे का क्रम निम्न हमको बताना है। तो पहले देखिए नायब हैं, नायब सुल्तान हैं, फिर सिकदार हैं, फिर अमील हैं। तो ये इसका सीक्वेंस है। अब अगले में कह रहा है लोदियों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सुल्तान ने तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया? तो ये बनाया था बहराम शाह ने। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व जिसको हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं इसके लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता कौन सी थी? तो ये थी चौधरी। काफ़ी बार पूछा गया है कि भू राजस्व के लिए जो ग्रामीण सत्ता थी उसमें सर्वोच्च कौन होता था? तो ये होता था चौधरी। अगले में कह रहा मुकद्दम क्या थे? तो ये ग्रामीण नेता थे, मतलब कह सकते हैं जो गांव के मुखिया होते थे उन्हीं को मुकद्दम कहा जाता था। अब अगला कह रहा है कि सल्तनत कालीन जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पदनाम कौन से और उनका संबंधित विभाग कौन सा, इसको जान लेते हैं। तो देखिए जो वजीर हैं, वजीर ये राज्य का प्रधानमंत्री होता था, राजस्व विभाग का यह प्रमुख अधिकारी भी होता था। अगला है आरिज ए ममालिक। तो आरिज ए ममालिक क्या होते थे? तो ये सैन्य विभाग जिसको हम लोग दीवान अर्ज कहते हैं इसका सबसे बड़ा ये अधिकारी होता था, नाम था इसका आरिज ममालिक। अब अगला है दीवाने। तो देखिए दीवाने इंसा यहाँ पे लिखा होगा। तो दीवाने इंसा का मतलब होता है शाही पत्राचार व्यवहार का, जो शाही पत्र व्यवहार होता था उसके विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था उसी को दीवाने इंसा नाम से संबोधित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि उसी में कह रहा है दीवाने इंसा या दबीर खास भी इसी को कहा जाता था। तो देखिए अगला डिपार्टमेंट है, इसको कह रहे हैं दीवाने रसालत। ये क्या था? तो ये विदेश विभाग का अध्यक्ष होता था। अगले में कह रहा है सद्र उश सुदूर। तो ये क्या होते थे? धर्म विभाग का ये प्रधान अधिकारी होता था। दूसरा है काजी उल कुजात। ये क्या होता था? ये न्याय विभाग का जो प्रधान है ये अधिकारी होता था। इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों जो पद थे एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। तो याद रखिएगा, चाहे सदर सुदूर हो या काजी उल कुजात हो, ये दोनों पद किससे संबंधित थे? तो एक धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी होता था और दूसरा न्याय विभाग का अधिकारी होता था, और जो दोनों पद हैं एक ही व्यक्ति को एक साथ ही ये दिए जाते थे। तो ये इसकी खासियत थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बरीद ए ममालिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। अगले में कह रहा है वकील ए दर। ये क्या होता था? तो ये सुल्तान के अंतःपुर का प्रमुख अधिकारी होता था। अगला है अमीर हाजिब या इसी को बारवक कहते थे। तो ये दरबारी शिष्टाचार हैं इनसे संबंधित ये प्रमुख अधिकारी होता था। अब अगला कह रहा है सर ए जहांदार। ये क्या था? तो ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। अगले में है अमीर ए बहर। ये नौवहन अधिकारी होता था। अगले में कह रहा है अमीर ए मजलिस। ये क्या होता था? तो ये सभाओं एवं दावतों जो आदि होती थी उत्सव, इनका ये प्रबंधन करता था। मतलब सभा हो रही हैं, ये दावत हो रही हैं, तो इनका प्रबंधन जो करता था उसी को अमीर ए मजालिस कहा जाता था। अब अगले में कह रहा है अमीर ए शिकार, या जिसको कह सकते हैं दीवान ए अमीर को ही। तो ये क्या था? तो ये शाही शिकार का प्रबंधन करता था, या कृषि विभाग का इसको प्रधान कहा जाता था। अब अगले में क्या है कोतवाल क्या होते थे? ये नगर की देखरेख करने वाला ये अधिकारी होता था। अब अगला है खासादार। ये क्या होता था? तो ये सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंधन करने वाला अधिकारी होता था जिसको हम लोग खासादार कहते थे। मुस्तैफ़ी ए मुमालिक, याद रखिएगा जो मुस्तैफ़ी ए मुमालिक है ये महालेखा परीक्षक होता था। अगले में कह रहा है मुशरिफ ए मुमालिक। ये क्या होता था? ये महालेखाकार होता था। अगले में कह रहा है दीवाने रियासत। याद रखिएगा दीवाने रियासत काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो जो दीवाने रियासत थी ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने वाला ये अधिकारी होता था। अगला है दीवाने बंदगान। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये दासों या गुलामों की देखरेख करने वाला विभाग होता था। अगले में कह रहा है दीवाने खैरात। तो ये दान विभाग का अधिकारी होता था। दीवाने इमारात जो होता था वो लोक निर्माण विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इमारत से याद रखिएगा, इमारत जो होता है मतलब ये लोक निर्माण विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। अगला है दीवान मुस्तखराज जो होता था, तो ये बकाया जो राजस्व होता था उसको वसूलने वाला ये अधिकारी होता था। अब अगला दिया गया है सल्तनतकालीन शासकों द्वारा स्थापित पद कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा पहला इस साइड में देखिए विभाग दिया गया है, पद दिया गया है, इस साइड इनका कार्य है, इस साइड इनके संस्थापक हैं। तो देखिए पहला पद है, इसका नाम है नाइब ए मुमलिकात। तो ये इसका काम होता था
प्रशासन का संचालन करना। इसको स्थापित किया गया था बहराम शाह के द्वारा। दूसरा है दीवान अर्ज, काफ़ी बार पूछा जाता है, सैन्य विभाग है, इसको बलबन ने बनाया था। ख्वाजा जो है ये आय व्यय का सही पता लगाने वाला अधिकारी होता था, इसको भी स्थापित किया था बलबन ने। अब अगला कह रहा है दीवान मुस्तखराज जो है वो बकाया राजस्व वसूली का काम करता था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अगले में कह रहा है दीवान रियासत, ये जो आर्थिक मामलों का देख रेख करता था, तो इसका भी गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। अगला था परवाना नवीस, ये परमिट देने वाला अधिकारी होता था और इसका भी गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दीवान अमीर कोही ये क्या होता था, तो ये कृषि विभाग का अधिकारी होता था, इसका गठन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हुआ। वली जो होता था वो प्रांतपति होता था, इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका भी गठन किया था। अगला था दीवान बंदगान, तो ये दासों की देखरेख वाला विभाग होता था, इसका गठन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुआ था। अगला था दीवान खैरात, दान विभाग ये होता था, इसको गठित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान इस्तिहाक, पेंशन विभाग ये था, इसका गठन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। वकील ए दर, ये शाही गृहस्थ का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने वाला होता था, इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, किसका गठन किसने किया था इसका गठन। अब अगले में कह रहा है दारुल सफ़ा, ये क्या था, ये चिकित्सा विभाग था, जिसका गठन किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला है शाहना ए मंडी, ये बाजार व्यवस्था का प्रमुख होता था, जिसका गठन किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब अगला कह रहा है सल्तनतकालीन अन्य पदाधिकारी कौन कौन से होते थे, इनको जान लेते हैं। तो देखिए अमील जो अधिकारी होता था, जिसको आमिल कहते थे, ये साधारणतः ग्रामों में भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था। दूसरा है काजी, तो काजी शरअ के अनुसार मुकदमों का निर्णय करने वाले जो न्यायाधीश होते थे उन्हीं को काजी कहा जाता था। कारकुन क्या होते थे, तो भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाले जो होते थे उन्हीं को कारकुन कहा जाता था। अगला है खरीदादार, तो ये क्या होते थे, ये फरमानों को भेजने वाले ये अधिकारी होते थे। अगले हैं चौधरी, तो ये फरगना का मुख्य अफसर होता था, परगना का। अगले में कह रहा वरीद क्या होता था, समाचार या वाहक या गुप्तचर होता था। बलाहर क्या होता था, तो ये साधारण किसान होते थे। मुकद्दम कौन होते थे, तो गाँव के मुखिया होते थे, जिनको प्रधान कहा जाता था। अगले में कह रहा है मैमार, ये क्या होते थे, भवन निर्माण करने वाले इंजीनियर होते थे, ये मतलब जो भवन निर्माण करते थे उन्हीं को मैमार कहा जाता था। सरजम, देखिए सरजमदार जो होते थे ये क्या होते थे, सरजमादार, तो ये सुल्तान के वस्त्रों का मुख्य प्रबंधक होता था। अगला है सरहंज, तो सरहंज जो होते थे वो निम्न वर्ग का एक कर्मचारी था, जो किसानों तथा प्रधानों के पास सरकारी आदेश पहुंचाता था, तो ये इसका काम था। अगला था वकीलदार, ध्यान दीजिएगा, वकीलदार जो होता था वो शाही महल तथा सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबंधन करने वाले सबसे बड़ा अधिकारी होता था। खुद जो थे, काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये ग्राम अधिकारी थे खुद। अगले में कह रहा है अमीर ए हाजिब, ये कौन थे, तो ये राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी होता था। मुहतसिब कौन होते थे, तो नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक होता था। नबी संदा, याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है, नबी संदा जो थे वो लिपिक थे, जिनको क्लर्क कहा जाता था। मुतसर्रिफ जो थे वो शाही कारखाने के प्रभारी होते थे। अब दूसरा इसी में सेगमेंट है सेना से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है कि सल्तनतकालीन सेना के कितने मुख्य भाग थे, तो ये इसके 3 भाग थे। पहला भाग था घुड़सवार सेना, दूसरी थी गज सेना, तीसरी थी पैदल सेना, तो यही इसके 3 भाग थे। अगले में कह रहा दीवान अर्ज का संबंध किससे है, तो ये सेना से है। अगले में कह रहा आरिज ममालिक किस विभाग का प्रबंध करता था, तो ये सेना का प्रबंध करता था। अगले में कह रहा दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग जो था, जो कि सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी बलबन के द्वारा। अगले में कह रहा दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित था, तो यह रक्षा विभाग से संबंधित था। अगले में कह रहा इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो उनको बंदगान के नाम से जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत में सैन्य दस्तों के संगठन को देखने वाला मंत्री क्या कहलाता था, तो इसको दीवान अर्ज कहा जाता था। अगले में कह रहा है सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन होता था, तो ये होता था खान। याद रखिएगा, जो दीवान अर्ज है ये मतलब हेड नहीं होता था, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता था, इसको हम लोग खान कहते थे, इसको खान नाम से जाना जाता था। अगले में कह रहा है कि इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में के अमीर वर्ग के लिए खान की पदवी प्रारंभ की गई थी, ये बलबन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सल्तनत काल में प्रदान की जाने वाली कौन सी पदवी आधिकारिक पदानुक्रम में सर्वोच्च थी, ये थी खान की उपाधि। अगले में कह रहा है सल्तनत काल में पैदल सैनिक क्या कहलाते थे, इनको पायक कहा जाता था।
अगले में कह रहा है दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सैन्य व्यवस्था किसने लागू किया, तो ये किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले में कह रहा है घोड़े को दागने तथा हुलिया रखे जाने की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी, तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ दागने का क्या मतलब है, तो दागने का मतलब होता है कि ठप्पा लगाना, मतलब जैसे घोड़े दिए गए हैं तो घोड़े पर ठप्पा लगा दिया जाता था, एक तरह से जैसे मोहरें होती हैं सरकार की, जैसे भारत सरकार कोई मोहर या कोई काम करवाने जाइए ऑफिस में तो वहाँ पे मोहर लगा दी जाती है कि हाँ इस अधिकारी से प्रमाणित हुआ है। तो वैसे जो घोड़े मिलते थे तो घोड़े पर एक मोहर लगा दी जाती थी और मोहर के सामने जो उस घोड़े का चालक होता था उसका हुलिया लिखा जाता था, मतलब एक रजिस्टर बनाया जाता था। तो वो जो ठप्पा था वो घोड़े पे लगाया जाता था और उस ठप्पे के सामने जो मतलब रजिस्टर बनाया जाता था उसके भी सामने वो ठप्पा लगाया जाता था और उस पर जो सवार होता था मतलब घुड़सवार जो आदमी होता था उसका हुलिया लिखा जाता है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कैसा है, गोला है काला, गोरा है काला है। तो ये सब इसी को कहा जाता था घोड़े दागने तथा हुलिया रखने की प्रथा, एक तरह से ताकि जो वो है मतलब कहा जाए कि एक व्यवस्था बनाई रखी जा सके ताकि जो हमारे घोड़े हैं कौन उस पर सवार है, ये कहीं दूसरे शत्रु के ग्रुप के तो नहीं है, तो ताकि इसका आइडिया लगाया जा सके। तो इसी उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सल्तनत कालीन जो सैनिक थे उनके प्रकारों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनको जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है वे सैनिक जो सुल्तान के सैनिकों के रूप में भर्ती किए जाते थे, इन सैनिकों को खास खेल कहा जाता था। याद रखिएगा जो खास खेल थे वो क्या थे, वो सैनिकों के रूप में भर्ती किए जाने वाले सुल्तान के सैनिक होते थे। अगले में कह रहा है वे सैनिक जो दरबार के सरदारों और प्रांतीय इक्तेदारों सूबेदारों आदि के द्वारा भर्ती किए जाते थे तो उनको क्या कहा, उनको इक्तादार या सूबेदार कहा जाता था। अब अगला देखिए, ये नहीं मतलब ये है यहाँ पे कहने का मतलब कि सैनिक बहुत प्रकार से भर्ती किए जाते थे। तो पहले तो सुल्तान के सैनिक होते थे जिनको खास खेल कहा जाता था। दूसरे वे सैनिक होते थे जो दरबार और सरदारों और प्रांतीय इक्तेदारों आदि के द्वारा भर्ती किए, इनका प्रकार था। मतलब एक तरह सुल्तानों के लिए हो रहा है, एक तरह जो सूबेदार हैं इक्तेदार हैं इनके लिए भी भर्ती किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे सैनिक जो केवल अस्थायी रूप से युद्ध के अवसर पर ही भर्ती किए जाते थे, इनका भी एक प्रकार था। अगला एक प्रकार था कि वे मुसलमान स्वयं सेवक जो हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सेना में सम्मिलित होते थे, तो ऐसा भी एक प्रकार था सैनिकों का। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुल्तानों के काल में सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था, तो ये था अश्वसेना। अगले में कह रहा दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती थी, इसको हश्म कल्ब कहा जाता था। काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। तो हश्म कल्ब क्या थी, तो ये राजकीय सेवा में रहने वाली सेना की जो टुकड़ी होती थी उसी को हश्म कल्ब कहा जाता था। अब अगले में कह रहा वह कौन शासक था जिसने एक सैनिक को निरीक्षक या लिपिक जिसको कह रहे हैं उसको घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था, ये दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगले में कह रहा है उर्दू ए मुअल्ला से क्या अभिप्राय है, तो इससे अभिप्राय है कि जो शाही शिविर होते थे उन्हीं को उर्दू ए मुअल्ला कहा जाता था। अब अगला है सल्तनतकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है आरिज मुमालिक, ये क्या था, ये सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। अगले में कह रहा है सर ए जहांदार, ये क्या था, ये सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। अमीर याकुर क्या था, तो यह सुसाला का अध्यक्ष होता था। शाहना ए फील, ये हस्ती सेना का अध्यक्ष होता, मतलब जो हाथी की सेना थी उसका ये अध्यक्ष होता था। अगला था अमीर ए बहर, ये क्या होता था, ये नौकाओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था। पायक क्या था, तो ये पैदल सैनिक होते थे। कोतवाल क्या थे, तो ये दुर्ग का प्रमुख जो अधिकारी होता था उसी को कोतवाल कहा जाता था। अब सैन्य वर्गीकरण कैसा है इसको जान लेते हैं। तो देखिए सैन्य वर्गीकरण में पहला है हस्म ए कल्ब, ये क्या है, ये केंद्रीय सेना है। सवारी कल्ब, ये केंद्रीय घुड़सवार सेना है। हस्म ए अतरफ जो है वो प्रांतीय सेना है। वजहिस जो है वो अस्थायी सैनिक होते थे। गैर वजहिस ये अस्थायी सैनिक होते थे। अमीर ए दह, ये क्या होते थे, 10 सैनिकों का ये सेनानायक होता था। अब अगले में कह रहा है अमीर ए शदा, ये क्या होते थे, 100 सैनिकों का जो 100 सैनिक होते थे उनका ये सेनानायक होता था। अगले में है अमीर ए हजारा, मतलब 1000 सैनिकों का सेनानायक होता था। अमीर ए तुमन, ये 10,000 सैनिकों का सेनानायक होता था। सर खेल क्या होते थे, 10 घुड़सवारों का ये प्रधान होता था। अगला है सिपह सालार, 10 सरखेल या 100 घुड़सवारों का प्रधान, जिसकी उपाधि जो ली गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ली गई थी, जानते भी होंगे। सिपह सलार की उपाधि उसने धारण की थी, मतलब उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो उसका मतलब होता है 100 घुड़सवारों का प्रधान, ये उसने उपाधि धारण की थी। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो अमीर होते थे, अमीर क्या होते थे, तो अमीर 10 सिपह सलार या 1000 घोड़ों के ये प्रधान होते थे। अगले में कह रहा मलिक कौन होते थे, 10 अमीर या कह सकते हैं 10,000 घुड़सवारों का प्रधान ये होता था। खान जो होता था वो 10 मलिक या इसको कह सकते हैं 1 लाख घुड़सवारों का प्रधान होता था।
और जो सुल्तान होता था वो 10 खान का प्रधान होता था, मतलब सर्वोच्च सेनापति होता था। अब न्याय से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सल्तनत काल में राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? तो ये होता था सुल्तान। अगले में कह रहा है जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से होता था। अगले में कह रहा है मध्यकालीन जो राजनीतिक विचार हैं उनके द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता था? मतलब मध्यकालीन राजनीति में एक सिद्धांत था अदल का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता था? तो इसका मतलब होता था न्याय को व्यक्त करता, मतलब न्याय को व्यक्त करना, ये इसका अर्थ होता था। अब अगला देखिए ये कह रहा है कि हदीस क्या होता था? तो हदीस एक इस्लामी कानून है। अगले में कह रहा है सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चलाने वाले व्यक्ति को किस रंग की पोशाक पहननी पड़ती थी? तो इसको लाल पोशाक पहननी पड़ती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो न्याय सुनाता था, एक तरह से कह सकते जो न्यायाधीश होता था वो लाल रंग के पोशाकों को पहनता था। अब अगले में कह रहा है कि कौन सा विदेशी यात्री जो है दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ था? तो ये था इब्न बतूता। अब विविध से संबंधित जो क्वेश्चन है इनको जान लेते हैं। तो अगला इसमें ये कह रहा है कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि देखिए जो अधिकतम आबादी थी वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अगले में कह रहा है मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। यह कथन किस समूह या सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया है? तो ये जो सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया है, ये कहा गया है तुर्कन चहलगानी, जो मतलब 40 दल था, उसी के संदर्भ में इस कथन को कहा गया है। अब अगले में कह रहा है दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो ये जो उलेमा कहलाते थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मध्यकालीन भारत है उसमें युद्ध में प्रयोग लाई जाने वाली मिट्टी के उस टीले को क्या कहते थे जिसका निर्माण घेराबंदी करने वाले किले पर पहुंचने के लिए किया जाता था? इसी को पासेब कहा जाता था। अब अगला कह रहा है कि अफगान राजतंत्र के बारे में सही कथन दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बहलोल के विपरीत सिकंदर लोदी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया, कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर नहीं बैठ सकता था। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है अमीर तथा आम जनों के सामने सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज्य के दूर दराज क्षेत्र में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए थे। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि वह प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान के राज्य और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों की नज़र उस पर रखती थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब अगला कह रहा है सिकंदर लोदी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो देखिए सिकंदर लोदी ने अपना आवास दिल्ली से आगरा परिवर्तित कर लिया था। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है बड़े अमीरों के व्यक्तिगत सैनिक सिकंदर लोदी द्वारा स्वयं नियुक्त किए जाते थे। तो ये भी सही है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक के संदर्भ में क्या सत्य कथन दिया गया है? तो कह रहा है पहला कथन कि मोहम्मद तुगलक ने कई विदेशियों, जिनमें हिंदू तथा मंगोल थे, इनको सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किए थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जिम्मी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो जिम्मी का मतलब होता था राज्य द्वारा संरक्षित नागरिक। अगले में कह रहा है साहिब दीवाने बंदगान से क्या मतलब होता था? तो ये होता था दासों से। अगले में कह रहा है आर बी त्रिपाठी के अनुसार लोधी शासकों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये समानता पर आधारित था। अगले में कह रहा है कौन सी नगरी लोधी सुल्तानों की प्रारंभिक राजधानी थी? ये थी दिल्ली। अगले में कह रहा है बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया पैगोश क्या होता था? तो ये सुल्तान के समक्ष बैठ जाना और सुल्तान के पैरों को चूमना, ये जो है वो पैगोश कहलाता था। अगले में कह रहा दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ये खिलजियों ने शासन किया। अगले में कह रहा मोहम्मद तुगलक की राजधानी परिवर्तन की असफलता का कारण क्या था? तो ये था नागरिकों का साथ न देना। अगले में कह रहा मोहम्मद तुगलक ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? थी ये दौलताबाद बनाई। अगले में कह रहा दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासन काल में सबसे अधिक हुआ? थी ये हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अगर सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ है। अब अगले में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो इनको नियुक्त किया गया था, इनका नाम था इब्न बतूता। अगले में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक में सुधार क्यों असफल? मतलब मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे उन्होंने सुधार किए थे। पूछा जा रहा है कि इनके सुधार असफल क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने इसको गलत ढंग से लागू किया था। अब अगले में कह रहा है किसने कह रहा है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये इब्न बतूता ने दिया है। अगले में कह रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा ये क्या था? तो ये खैराती अस्पताल होता था। अगले में कह रहा है किस शासन काल में काजी जो मुगिस था को सद्र उस सुदूर या मुख्य काजी नियुक्त किया गया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का समय। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो इसने मूल्य नियंत्रण की जो प्रथा थी या व्यवस्था थी उसको स्टार्ट करवाया था।
अगले में क्या है, फिरोज तुगलक द्वारा प्रारंभ की गई जो जागीरदारी प्रथा थी, इसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ। इससे क्या हुआ, इससे वंश का पतन हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए हैं। तो 5 राजवंश हुए हैं, गुलाम हुए हैं, खिलजी हुए हैं, तुगलक हुए हैं, सैयद हुए हैं, लोधी हुए हैं। तो ये 5 वंश हुए हैं जिनके क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। आप उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब आइए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आइन उल मुल्क जो मुल्तानी था, इसने किन शासकों के अधीन सेवा की थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इन सब के अधीन इसने सेवा की थी। अब देखिए दूसरा इसमें टॉपिक स्टार्ट होता है तल सल्तनत कालीन जो अर्थव्यवस्था थी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार देखिए अभी जो दिल्ली सल्तनत है उसमें बहुत सारे अभी टॉपिक बाकी हैं इसमें कला संस्कृति में। अब देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित जब क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे और टॉपिक हैं, कम से कम 10 पेज है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तभी ये जो पूरा सिलेबस होगा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा। देखिए यहाँ पे अभी अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है उसके बारे में भी बहुत सारे डिटेल क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए राजनीतिक, व्यापार, उद्योग, इनसे संबंधित व्यापार कैसे था, कृषि कैसी थी, उनमें कौन कौन से कर लिए जाते थे। कम से कम अभी 10-15 पेज इसमें बाकी होंगे। जब इनको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तभी ये जो सिलेबस होगा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा। देखिए इसके बाद जो सल्तनतकालीन धार्मिक अवस्था है, तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। जब इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही ये जो सारी सिलेबस है मध्यकालीन इतिहास का, मतलब कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का, तभी ये कंप्लीट होगा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है सल्तनतकालीन साहित्य, साहित्यकार एवं रचनाएँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है। उसके बाद जब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग जो मुग़ल प्रशासन है उसको स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम लोग करेंगे दूसरे वीडियो में कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे सल्तनतकालीन स्थापत्य कला, संगीत, ये सभी टॉपिक दिया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें जितना कंप्लीट सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से जब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कम से कम 20 पेज हैं अभी, इसको कंप्लीट कर लेंगे तभी ये जो पूरा सिलेबस है ये कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।